Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. अब आगे उन सब की बातें सब सुन रहे थे। अब शनाया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ शिवाय के पास आए और उसके हाथ को हग करते हुए बाकी सबको देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। पर आज मैं एक और न्यूज अनाउंस करती हूँ, आज से ठीक 15 दिन बाद मेरी और शिवाय की सगाई है, तो प्लीज उस दिन पार्टी में आप सब भी आइएगा। अभी से ही आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। शनाया की बात सुन वहां खड़े सब हैरान हो गए। वही शिवाय अपनी लाल आंखों से शनाया को देखने लगा, पर फिर उसने कुछ सोच अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए सभी से कहा, हाँ शनाया सही कह रही है, 15 दिन बाद उसकी और मेरी सगाई है, प्लीज आप सब भी आइएगा। और हाँ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कोई मेरी पर्सनल लाइफ बीच में लाए, इसलिए आप सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब मेरा उसी तरफ साथ देना जिस तरफ आपने कंपनी के पहले मैनेजर का साथ दिया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों से, सो प्लीज सपोर्ट मी। इतना बोल शिवाय एक मुस्कान के साथ शनाया का हाथ पकड़ वहां से अपने कैबिन की ओर ले गया। वही मिस्टर आशुतोष और मिस्टर बलराज एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये सगाई कहाँ से आ गई। वो भी शिवाय के पीछे पीछे उसके कैबिन में चले गए। इधर युवराज ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोला, जाए आप सब अपना काम करिए। उसकी आवाज़ सुन सब वहां से अपनी अपनी डेस्क की ओर चले गए। शिवाय और शनाया शिवाय के कैबिन में आए और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ कि तभी शनाया ने शिवाय को पकड़ दीवार से लगा दिया और जैसे ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी कि तभी शिवाय ने उसे खुद से दूर कर दिया और चेयर पर जाते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है शनाया, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज जो करो सोच समझ के किया करो। उसकी बात सुन शनाया उसके पास आते हुए बोली, बट वाई शिवाय, आखिर क्यों दूर कर रहे हो तुम मुझे अपने आप से? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने भी कहा ना कि हम दोनों की सगाई होने वाली है, तो फिर अभी क्या हो गया? जब हम दोनों की सगाई होने वाली है तो फिर पास आने में क्या प्रॉब्लम है? शिवाय कुछ कहता कि तभी दरवाजा खुला और मिस्टर आशुतोष और मिस्टर बलराज अंदर आए और उनके साथ ही युवराज भी। शिवाय ने एक नज़र उन्हें देखा, पर फिर वो अपना लैपटॉप खोल के अपना काम करने लगा। उसका ऐसा बिहेवियर देख मिस्टर आशुतोष ने शनाया को देखा तो शनाया जल्दी से शिवाय के पास जाके बोली, शिवाय देखो डेड और दादू आए हैं। शिवाय वैसे ही अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, मैं जानता हूँ, पर अगर कुछ काम है तो कहिए, वरना आप लोग जा सकते हैं, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, फालतू की बातें नहीं। शिवाय का ऐसा जवाब सुन बलराज खुराना गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने थोड़ा तेज आवाज में कहा, शिवाय क्या तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? शिवाय अपना सर उठा के बिना किसी भाव के बोला, पहली बात तो मिस्टर बलराज खुराना, मैंने आपसे कोई डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं की है, और दूसरी बात, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। और अगर आपको ये गलत लगता है तो ठीक है, मैं आज ही ये कंपनी छोड़ के चला जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ फिर प्रॉब्लम आपको जरूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे जैसा कंस्ट्रक्शन डिजाइनर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। इतना बोल शिवाय आराम से अपनी रोलिंग चेयर पर लिन होके बैठ गया और अपने पर अपना दूसरा पैर चढ़ा के उन सबको देखने लगा। वही शिवाय की बात सुन मिस्टर बलराज खुराना खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि शिवाय जो कह रहा है वो सही है, इसलिए वो ज्यादा कुछ शिवाय से कह भी ना सके और चुपचाप कैबिन से बाहर चले गए। उनके जाते ही मिस्टर आशुतोष खुराना भी वहां से चले गए और उनके पीछे युवराज भी। शिवाय ने एक नज़र शनाया को देखा, जो सबके जाने के बाद आराम से वहां लगे सोफे पर बैठ गई थी। ये देख शिवाय ने अपनी आंखें छोटी कर शनाया को घूरते हुए कहा, शनाया क्या मुझे तुमसे अलग से कहना होगा कि यहाँ से बाहर जाओ? क्या अभी जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ नहीं आया? वही शिवाय की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुन शनाया जल्दी से वहां से उठ गई और चुपचाप कैबिन से बाहर चली गई। इधर शिवाय अंदर बैठा कुछ सोचते हुए मन में बोला, मुझे अपना काम जल्दी से करना होगा वरना। इतना बोल वो चुप हो गया। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री में अंजलि इंटरव्यू रूम में बैठी एक एक कर कैंडिडेट को अंदर बुला रही थी, और अब तक उसे शिवाय जितना टैलेंटेड डिजाइनर नहीं मिला था। अब बस एक आखिरी कैंडिडेट था। अंजलि को इससे भी कुछ खास उम्मीद नहीं थी, फिर भी इंटरव्यू लेना जरूरी था, इसलिए उसने उस कैंडिडेट को अंदर बुलाया। दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। अंजलि ने सर उठा के देखा तो एक 27 से 28 साल का लड़का उसके सामने खड़ा था। दिखने में काफी हैंडसम था, उसकी भूरी आंखें उसे सबसे अलग बना रही थी। अंजलि ने उसे सामने चेयर पर बैठने को कहा, उसने थैंक यू कहा और बैठ गया। अंजलि ने उसकी फाइल खोली, पर जैसे ही उसका नाम पड़ा एकदम से चौंक गई। अब आगे अंजलि ने उस इंसान को सामने चेयर पर बैठने को कहा तो वो लड़का उसे थैंक यू बोल चेयर पर बैठ गया।
अंजलि ने उस लड़के के रिज्यूम की फाइल खोली और जैसे ही उस लड़के का नाम पड़ा वो हैरान हो गई, पर उसने अपना सर झटका और खुद से बोली, अरे सिर्फ उस अकेले इंसान का ही नाम थोड़े ना, वो नाम तो और भी बहुत लोगों का है, मैं भी ना। उसने एक नज़र फिर से उस फाइल को देखा, तभी उसकी नज़र वहां पर लिखे उस लड़के के एड्रेस पर गई। ये देख वो एक बार फिर से शॉक हो गई। उसने मन में कहा, हे भगवान, नाम सेम पर एड्रेस तो सेम नहीं हो सकता, जरूर कुछ तो है, एक बार इससे ही कंफर्म कर लेती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और उस लड़के को देख बोली, मिस्टर क्या आप काशी से हो? उस लड़के ने मुस्कान से साथ हाँ में सर हिला दिया। अंजलि आगे बोली, वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? कुछ खास रीजन या सिर्फ जॉब के लिए ही? इस पर वो लड़का कुछ सोच मुस्कुराते हुए बोला, रीजन तो बहुत बड़ा है, पर अभी आप इतना ही जान लीजिए कि मैं यहाँ किसी अपने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुन अंजलि तपाक से बोली, और वो आयु है तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना? इतना बोल अंजलि अपनी चेयर से खड़ी हो गई। वही अंजलि की बात सुन वो लड़का भी हैरानी से अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने हैरानी से अंजलि से पूछा, हाँ पर ये बात कैसे जानती है, क्या आप जानती है आयु को? उसकी बात का जवाब न देते हुए अंजलि जल्दी से कैबिन से जाते हुए बोली, तुम प्लीज यही रहना, मैं अभी आई। इतना बोल वो जल्दी से वहां से चली गई। वही वो लड़का हैरानी से अंजलि को जाते हुए देख रहा था। इधर अंजलि जल्दी से अयाना के कैबिन में गई। इधर अयाना सोफे पर सो रही थी। अंजलि जल्दी से जाके उसे उठाते हुए बोली, आयु आयु उठ, जल्दी उठ यार। उसकी आवाज से अयाना की नींद खुल गई। उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ है अंजू, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? अंजलि उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोली, बात ही ऐसी है तो मैं क्या करूं, तू बस चाल मेरे साथ, तुझे भी सब समझ आ जाएगा, जल्दी चाल। अयाना उसके साथ जाते हुए बोली, हाँ बाबा चल रही हूँ, थोड़ा धीरे तो चल। तभी अंजलि को याद आया कि अयाना प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर अयाना से कहा, सॉरी सॉरी आयु, वो जल्दबाजी के चक्कर में भूल ही गई थी, सो सॉरी यार। अयाना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं अंजू, चाल अब कहाँ लेके जा रही थी? अंजलि हाँ में सर हिलाते हुए हाँ हाँ चल। फिर अंजलि अयाना को संभाल के उसे वहां से लेके इंटरव्यू रूम में चली गई। उसने जल्दी से इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोला, पर अंदर की तरफ देख हैरान हो गई। उसके पीछे पीछे अयाना भी अंदर आए और अंदर आके बोली, क्या हुआ, क्या दिखाने लेके आई थी तू मुझे, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अंजलि हैरानी से बोली, अरे वो कहाँ गया? अयाना सवालिया नजरों से उसे देखते हुए, कौन कहाँ गया? अंजलि ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, जब कल ये तब मिलाऊंगी, देखना तू उससे मिलके बहुत खुश हो जाएगी। उसकी बात सुन अयाना फीका सा मुस्कुरा कर बोली, मैं खुशी तो मुझसे कोसों दूर है, जो शायद ही अब लौट के मेरे पास आए, खैर कल मिलते हैं, तुम्हारे उस गेस्ट से अभी काम कर ले। अंजलि ने हाँ में सर हिलाया, फिर दोनों ही वहां से अपने काम में लग गई। इधर ध्रुव और विशाल दोनों ही कैंटीन में बैठे हुए थे। ध्रुव इस वक्त काफी ज्यादा परेशान था। जब से उसने शिविका को प्रपोज किया था तब से वो कंपनी नहीं आई थी, और इसी बात से ध्रुव को काफी टेंशन हो रही थी। अयाना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं अंजू, चाल अब कहाँ लेके जा रही थी? अंजलि हाँ में सर हिलाते हुए हाँ हाँ चल। फिर अंजलि अयाना को संभाल के उसे वहां से लेके इंटरव्यू रूम में चली गई। उसने जल्दी से इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोला, पर अंदर की तरफ देख हैरान हो गई। उसके पीछे पीछे अयाना भी अंदर आए और अंदर आके बोली, क्या हुआ, क्या दिखाने लेके आई थी तू मुझे, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अंजलि हैरानी से बोली, अरे वो कहाँ गया? अयाना सवालिया नजरों से उसे देखते हुए, कौन कहाँ गया? अंजलि ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, जब कल ये तब मिलाऊंगी, देखना तू उससे मिलके बहुत खुश हो जाएगी। उसकी बात सुन अयाना फीका सा मुस्कुरा कर बोली, मैं खुशी तो मुझसे कोसों दूर है, जो शायद ही अब लौट के मेरे पास आए, खैर कल मिलते हैं, तुम्हारे उस गेस्ट से अभी काम कर ले। अंजलि ने हाँ में सर हिलाया, फिर दोनों ही वहां से अपने काम में लग गई। इधर ध्रुव और विशाल दोनों ही कैंटीन में बैठे हुए थे। ध्रुव इस वक्त काफी ज्यादा परेशान था। जब से उसने शिविका को प्रपोज किया था तब से वो कंपनी नहीं आई थी, और इसी बात से ध्रुव को काफी टेंशन हो रही थी। उसे ऐसे परेशान देख विशाल ने उससे पूछा, क्या बात है ध्रुव, 2 दिनों से काफी परेशान नजर आ रहा है, सब ठीक तो है ना? ध्रुव हड़बड़ा कर बोला, नो मैं तो बस दी को लेके थोड़ा परेशान था। विशाल उसके कंधे पर हाथ रख बोला, ध्रुव तुम अयाना की टेंशन मत लो, हम माना के शिवाय के दिए हुए दर्द को हम कम नहीं कर सकते, पर हाँ इतना तो हम जरूर करेंगे कि अयाना को वो दर्द कम से कम याद आए। विशाल की बात पर ध्रुव ने हल्का मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया, पर फिर उसने थोड़ा हिम्मत कर पूछा, वैसे 2 दिनों से शिविका नहीं दिखी, ऑफिस नहीं आ रही है क्या? विशाल अपना सर हिला के बोला, नहीं वो 2 दिनों से उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आई। विशाल की बात सुन ध्रुव परेशान हो गया। उसने खुद को संभाल विशाल से पूछा, ज्यादा बीमार है क्या?
विशाल अपना सर हिला के बोला, अरे नो नो, बस हल्का सा फीवर है, बस इसलिए सिया ने उसे ऑफिस नहीं आने दिया था। विशाल की बात सुन ध्रुव ने चैन की सांस ली। इधर अंजलि ने अपने कंप्यूटर से उस लड़के की रिज्यूम की कॉपी निकाली और फिर उससे उस लड़के की ईमेल आईडी को देख कंपनी की ईमेल आईडी से उस लड़के को उसका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया था। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई होप अब सब सही हो। अब आगे। अगली सुबह अयाना अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी और अंजलि अपने कैबिन में बैठी किसी का इंतजार। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। अंजलि ने अंदर आने को कहा तो एक एम्प्लॉय उसी लड़के के साथ आई जो कल इंटरव्यू देने आया था। उस लड़के को देख अंजलि अपनी जगह से खड़ी हो गई। अंजलि ने उस एम्प्लॉय को जाने के लिए कहा तो वो वहां से चली गई। वो लड़का जल्दी से अंदर आया और हड़बड़ाते हुए अंजलि से बोला, मिस अंजलि, कल आप किसी आयु के बारे में कह रही थी ना, तो क्या आप मुझे बता सकती है कि क्या आप उसे जानती है? अंजलि ने उसके सवाल पर बस हाँ में सर हिलाया, फिर उससे बोले, वैसे कल मैंने तुम्हें वहां रुकने के लिए कहा था, फिर तुम कहाँ चले गए थे? उस लड़के ने अपना सर झुकाते हुए कहा, सॉरी, वो कल मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। पर प्लीज आप अगर आयु के बारे में जानती है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अंजलि ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, मेरे पीछे आओ। इतना बोल वो कैबिन से बाहर चली गई। वही वो लड़का भी अयाना के पीछे पीछे कैबिन से बाहर चला गया। इधर अयाना जो ऑफिस में अपना काम कर रही थी, एकदम से उसका डोर ओपन हुआ और अंजलि अंदर आ गई। अयाना ने बिना अपना सर उठाए ही कहा, मैं सुबह नाश्ता करके आ गई हूँ और अपनी मेडिसिन भी ले ली है। अंजलि उसके पास आते हुए बोली, ओके गुड, बट अभी मैं तुझे कुछ और बताने आई हूँ। उसकी बात पर अयाना ने अपना सर उठा के उसे देखा। अंजलि ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, आई मीन बताने नहीं, किसी से तुझे मिलवाने लाई हूँ। उसकी बात पर अयाना कंफ्यूज हो गई। अंजलि ने एक नज़र उसे देखा, फिर थोड़ा जोर से बोली, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज़ सुन वो लड़का जो बाहर खड़ा था वो अंदर आ गया। अयाना ने एक नज़र उस लड़के को देखा, फिर अंजलि को सवालिया नज़रों से देखने लगी। अंजलि उसकी सवालिया नज़रों का जवाब देते हुए बोली, ये वही है जिसे तुम बचपन से ढूंढती आ रही है, जिसका इंतजार तू कर रही थी, तेरा बचपन का दोस्त शिव। अंजलि की बात सुन अयाना एकदम से हैरान हो गई। उसने एक नज़र अपने सामने खड़े लड़के को देखा जो उसे ही देख रहा था। अंजलि ने शिव की तरफ देखा और बोली, और शिव, ये है आयु जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। फिर उन दोनों को देख बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। शिव और अयाना एक दूसरे को देख रहे थे। शिव के होठों पर एक मुस्कान थी और वही अयाना के होठों पर भी मुस्कान थी। आज इतने बरसों बाद वो अपने दोस्त को देख रही थी जिसको उसने कितना ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो उसे नहीं मिल, पर आज अचानक ही वो उसके सामने आ गया। शिव ने धीरे से आयु कहा और फिर जल्दी से अयाना की ओर बढ़ गया। पर जैसे ही वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसने अपने कदम पीछे ले लिए। उसने एक नज़र अयाना को देखा, फिर उसकी मांग और गले की ओर इशारा कर कहा, आयु ये। इतना बोल वो रुक गया। अयाना जो उसका इशारा समझ गई, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ शिव, मेरी शादी हो चुकी है। अयाना की बात सुन शिव ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। अयाना ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा, फिर उसे चेयर की ओर इशारा कर कहा, बैठो ना, खड़े क्यों हो। शिव भी मुस्कुराकर बैठ गया। अयाना ने शिव से पूछा, वैसे शिव, तुम इतने वक्त से कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम थे कहाँ? शिव हल्का मुस्कुरा का बोला, कुछ वक्त के लिए कहीं चला गया था, अभी कुछ वक्त पहले ही काशी लौटा था, फिर जॉब के लिए यहाँ आ गया। अयाना ने अपना सर हिला दिया। शिव उसे देखते हुए बोला, वैसे तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे हस्बैंड कौन है? उसकी बात सुन अयाना धीरे से बोली, उनका नाम शिवाय रस्तोगी है, वो भी काशी से ही है। शिव उसकी बात पर बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर कुछ देर दोनों ने बात की, फिर शिव वहां से चला गया। उसके जाते ही अयाना कुछ सोचने लगी। शिव बाहर आया और फिर अंजलि ने ध्रुव से उसका इंट्रोडक्शन करवाया और फिर ध्रुव उसे अपने साथ उसके कैबिन की ओर ले गया। उनके जाते ही अंजलि अयाना के कैबिन में गई। उसने देखा कि अयाना कहीं खोई हुई है, उसे अंजलि के आने का भी पता नहीं चला। ये देख अंजलि उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रही है? अयाना ने उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, ये शिव एकदम से कैसे आ गया? जहां तक मुझे पता है मैंने काशी का पता छान करवाया था, पर शिव वहां नहीं था। फिर शिवाय काशी से कैसे आ सकता है? अंजलि ने अयाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आयु तू न कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। अरे जरूर कुछ काम होगा, इसलिए कहीं और चला गया होगा, और जब हमने पता करवाया था तब भी तो यही पता चला था ना कि शिव वहां से चला गया है।
इसलिए तुम अब ज्यादा मत सोच, वैसे भी तेरे लिए और मेरे इस क्यूट से बेबी के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी सही नहीं है, समझी, इसलिए ज्यादा मत सोचोगे। अयाना ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अंजलि भी वहां से चली गई और अपना काम करने लगी। इधर शिव अपने कैबिन में बैठ कुछ सोच रहा था। उसने खुद से कहा, उसने सही कहा था, आयु के बारे में ये बिल्कुल वैसे ही है। इतना बोल वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब आगे। अगले दिन ऑफिस में आज शिविका आई थी, पर वो ध्रुव को इग्नोर किए जा रही थी, जिस ध्रुव को काफी बुरा लग रहा था। शिविका कुछ काम के लिए जब स्टोर रूम गई तो उसके अंदर जाते ही ध्रुव अंदर गया और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुन शिविका ने पीछे मुड़ के देखा तो ध्रुव को देख उसने अपनी नजरें फेर ली। ये देख ध्रुव उसके पास गया और बोला, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने शिवी कि तुम मुझे देखना तक नहीं चाहती। एक तो पहले से तुम आज ऑफिस आए हो और जब से ऑफिस आए हूँ तब से इग्नोर कर रही हो। आखिर हुआ क्या, बताओ तो सही। शिविका ने बिना ध्रुव को देखे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस काम था इसलिए, और प्लीज जाने दो मुझे, मैं लेट हो रही हूँ। इतना बोल शिविका जाने लगी कि तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा। शिविका सीधा उसके गले लग गई, पर वो एकदम से उससे दूर होते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है ध्रुव, छोड़ो मुझे। ध्रुव ने उसे कमर से पकड़ खुद के और करीब करते हुए कहा, बस इतना बता दो कि मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, फिर चली जाना। शिविका ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, मेरी मर्जी में कुछ भी करो, अब छोड़ो मुझे। ध्रुव ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, नहीं, रीजन तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, और अगर ये मेरे उस दिन के प्रपोजल की वजह से है तो मत करो ये सब। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर कम से कम अपनी ना का रीजन बता दो। शिविका अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, क्योंकि मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहती। ध्रुव ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसे अपनी ओर करते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो। तुम्हारी आंखों में भी मैंने अपने लिए वही जज्बात देखे हैं जो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है। शिविका ने एक नज़र ध्रुव को देखा, फिर उसे धक्का देते हुए चिल्ला के बोली, सपनों की दुनिया से बाहर आए मिस्टर ध्रुव, हकीकत में और सपनों की दुनिया में बहुत फर्क होता है। इतने बड़े सपने मार देखिए कि बाद में टूटने पर आपको उतना ही दर्द हो। और रही बात प्यार की, तो नहीं करती मैं आपसे प्यार, सुना आपने। इतना बोल शिविका वहां से चली गई, पर उसके मुड़ते ही उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर आ गए थे। वही वो अपने पीछे ध्रुव को नम आंखें में छोड़ गई थी। शिवी दरवाजा खोल बाहर चली गई और ध्रुव उसे देखता रहा। इधर अयाना के कैबिन में अंजलि और अयाना बैठे हुए थे। अंजलि उसे देखते हुए बोली, आयु तू खुश नजर क्यों नहीं आ रही, आखिर जिस इंसान को तू बरसों पहले ढूंढ रही थी आज वो तेरे सामने है, फिर भी क्या हुआ है तुझे। अयाना ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर बोली, हाँ सही कहा, बरसों से ढूंढ रहे इंसान को पक्के खुश होना चाहिए, पर क्या करूँ जब बरसों तक साथ निभाने वाला ही छोड़ के चला गया। इतना बोल उसने अपना सर झुका लिया। वही उसकी बात सुन अंजलि की आंखें नम हो गई, वो बिना कुछ कहे उसके कैबिन से बाहर आ गई। कुछ देर बाद लंच टाइम में अयाना अपने कैबिन में थी कि तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। अयाना ने अपनी कड़क आवाज में अंदर आने को कहा तो शिव अंदर आया। उसने अयाना को देखा तो देखता ही रह गया। हल्के पीले रंग की साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। शिव की नजरें कुछ पल के लिए उस पर ठहर सी गई, पर उसने फिर अपना सर झटका और अंदर आते हुए बोला, मैडम कम से कम लंच टाइम में तो काम से ब्रेक ले लीजिए। उसकी आवाज सुन अयाना ने अपना सर ऊपर कर देखा तो शिव को देख मुस्कुरा कर बोली, अरे शिव तुम आओ बैठो ना। शिव अंदर आया और अयाना का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, मैडम यहाँ मैं बैठने नहीं तुम्हें ले जाने आया हूँ। अयाना उसे असमंजस में देखने लगी तो शिव बोला, लंच टाइम है तो क्यों ना मैं अंजलि और बाकी के फ्रेंड्स बाहर खाने चले, उससे मेरी भी सबसे जान पहचान हो जाएगी। अयाना ने कुछ देर सोचा, फिर हमें सर हिला दिया। तभी उनके कैबिन में अंजलि आई। शिव को वहां देख मुस्कुराकर बोली, अरे वाह क्या बात है शिव तुम यहाँ। शिव मुस्कुराकर बोला, हाँ आज मैंने सोचा क्यों ना लंच सबके साथ बाहर किया जाए, इससे मेरी भी सबसे दोस्ती हो जाएगी। अंजलि मुस्कुराकर, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। शिव ने हमें सर हिला दिया। कुछ ही देर में सब पार्किंग एरिया में थे। शिव, अयाना, अंजलि और अंश एक कार में बैठ गए और दूसरी कार में विशाल, ध्रुव, ई शिविका थे। हालांकि शिविका का मन नहीं था, पर अयाना के कहने पर उसे आना पड़ा। सब होटल पहुंचे और एक प्राइवेट रूम में जाके बैठ गए। सब बातों में लगे हुए थे और अयाना खामोश बैठी हुई थी। तभी शिव जो अयाना के बगल में बैठा था उसने अयाना से कहा, आयु क्यों ना तुम अपने हस्बैंड शिवाय को भी यही बुला लो, मैं भी मिल लूंगा।
शिव की बात सुन सब जो बातें करने में व्यस्त थे वो सब खामोश हो गए। शिव ने एक नज़र सबको देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। शिव ने सबको देखते हुए पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? कोई कुछ कहता क्या? याना उससे पहले बोली, नहीं शिव, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, पर बात यह है कि मेरे हस्बैंड अब मेरे साथ नहीं रहते, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। इतना बोल वो उठी और वहां से जाते हुए बोली, मैं आती हूँ। इतना बोल रूम से बाहर चली गई। इधर शिव हैरानी से सबको देख रहा था। अब आगे कोई कुछ कहता क्या? याना उससे पहले बोली, नहीं शिव, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, पर बात यह है कि मेरे हस्बैंड अब मेरे साथ नहीं रहते, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। इतना बोल वो उठी और वहां से जाते हुए बोली, मैं आती हूँ। इतना बोल रूम से बाहर चली गई। इधर शिव हैरानी से सबको देख रहा था। उसने उसी हैरानी से पूछा, आखिर अयाना ये क्या कह के गई है, डिवोर्स? अंजलि ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ शिव, अयाना ने सही कहा है, उसका और शिवाय का डिवोर्स हो चुका है। इतना बोल उसने शिव को पूरी बात बता दी। शिव कुछ कहता कि तब तक अयाना वापस आ गई। उसे देख सब शांत हो गए। अयाना ने चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे देखते ही सब चुप क्यों हो गए, ऐसी भी क्या बात चल रही थी? शिव बात को बदल हल्का सा हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं थे, बस ये कह रहे थे कि तुम काम के वक्त कितनी खड़ूस बनी रहती हो, बस इसलिए तुम्हें देखते ही चुप हो गए। फिर मजाकिया लहजे में अयाना के कान में बोला, वैसे भी अपने बॉस की बुराई उसके मुंह पर थोड़े ना कर सकते हैं। इतना बोल वो हंस दिया कि तभी उसकी नज़र अयाना पर गई जो उसे ही अपने हाथ बंधे घूर रही थी। ये देख शिव खामोश हो गई कि तभी अयाना एकदम से हंसने लगी, पर तो शिव हैरान हुआ, पर फिर वो भी हंसने लगा। अयाना को हंसते देख सबके होंठों पर मुस्कान आ गई। तब तक सबका खाना भी आ गया। सब अपना खाना खाने लगे। अयाना जैसे ही अपनी प्लेट में खाना लेने लगी कि तभी शिविका जो उसके बगल में बैठी थी उसने जल्दी से अयाना को रोकते हुए कहा, आयुधि ये आप क्या ले रही है, इतना ऑयली आपके लिए ठीक नहीं है, आप ये खाए। इतना बोल उसने एक वेजिटेबल सूप अयाना के सामने रख दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, ये खियाए, ये आपके लिए और बेबी के लिए सही है। अयाना ने मुस्कुराकर शिविका को देखा, फिर मुस्कुराकर सूप पीने लगी। तभी शिव जो हैरानी से अब तक अयाना को देख रहा था उसके मुंह से एकदम से निकला, बेबी। उसकी आवाज़ सुन सब उसे देखने लगे। अंजलि ने एक नज़र अयाना को देखा जो कुछ कहने जा रही थी कि तभी अंजलि ने बीच में कहा, शिव आयु प्रेग्नेंट है। अंजलि की बात सुन शिव एकदम से हैरान हो गया। उसने एक नज़र आयु को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन आयु। अयाना ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, थैंक यू शिव। उसके बाद सब अपना अपना खाना खाने लगे। लंच कर सब वापस से कंपनी में आ गए। अंश और अंजलि कार से उतर गए। अयाना भी उतर के जाने लगी कि तभी पीछे से आवाज आई, आयु। अयाना ने पीछे मुड़ के देखा तो शिव खड़ा उसे ही देख रहा था। अचानक ही शिव उसके पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, मुझे सच में बहुत देर हो गई आयु, बहुत देर। इतना बोल शिव वहां से चला गया और वही अयाना हैरानी से खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। अयाना ने अपना सर झटका और वहां से अपने ऑफिस में आ गई। रात में आज शिवाय अपने फ्लैट पर आया हुआ था, उसके साथ ही शनाया भी थी। शिवाय उसे लाना तो नहीं चाहता था, पर शनाया को डर था कि कहीं शिवाय और अयाना के बीच सब ठीक ना हो जाए, इसलिए वो शिवाय के साथ आई थी। शिव अपने फ्लोर पर आया तो उसे वहां पर ताला नजर आया। ताला देख शिव ने घड़ी में टाइम देखा तो बज रहे थे। उसने खुद से कहा, आयु अभी तक ऑफिस नहीं आई क्या, ताला क्यों है यहाँ पर उसने अपना सर झटका और ताला खोल फ्लैट के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे शनाया भी अंदर आ गई। उसने एक नज़र घर को देखा तो उसका मुंह बन गया। शनाया मुंह बनाते हुए बोली, ये घर कितना छोटा है, तुम कैसे रहते थे शिवाय यहाँ? इतना बोल उसने एक नज़र शिवाय को देखा जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। शिवाय ने अपने दांत पिसते हुए कहा, अगर मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो अपना मुंह बंद रखा करो। तुम नीचे जाओ, मैं अपना सामना लेके आता हूँ। इतना बोल वो अपने कमरे में चला गया। वही शनाया शिवाय के गुस्से को देख घबरा गई थी। उसने वहां से जाना ही सही समझा, वैसे भी अयाना यहाँ थी नहीं तो उसे कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, और अब अगर अयाना आ भी गई तो वो उसे नीचे ही रोक लेगी। ये सोच वो जल्दी से वहां से नीचे चली गई। इधर शिवाय अपने रूम में आया और एकटक अपने रूम को देखने लगा। ये वही रूम था जहां उसकी और अयाना की नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जहां उसके और अयाना के कई प्यार के पल बीते हैं, जहां वो और अयाना हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे, जहां उनका प्यार मुकम्मल हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और अलमारी की ओर बढ़ गया, पर उसने जैसे ही अलमारी खोली वो हैरान हो गया। उसने देखा कि उसमें सिर्फ उसकी ही कपड़े थे, अयाना के कोई कपड़े नहीं थे।
उसने सोचा कि शायद पास वाले रूम में हो। वो जल्दी से दूसरे रूम में गया। उसने उसकी अलमारी चेक की पर वह भी अयान के कपड़े नहीं थे। शिवाय फिर से रूम में आया और हर वो जगह देखने लगा जहां अयाना सामान रखा करती थी, पर उसे अयाना का कोई भी सामान नहीं दिखा था। ये देख वो वही अपना सर पकड़ के बैठ गया। तभी उसकी नज़र बेड के नीचे गई। उसने झुक के उस चीज को उठाया तो उसकी आंखें में आंसू आ गए। अब आगे उसने अपने हाथ में देखा जहां उसकी और अयाना की फोटो थी। उस फोटो में शिवाय अयाना की गोद में सर रख लेटा हुआ है और अयाना उसके बालों में हाथ फेर रही थी। दोनों के ही चेहरों पर ना बयां करने वाली खुशी थी। शिवाय ने कुछ पल उस तस्वीर को देखा, फिर उस फोटो को अपने बैग में रखा और वहां से चला गया। शनाया ने जब शिवाय को नीचे आते देखा तो जल्दी से उसके पास गई और बोली, शिवाय तुम आ गए। पर शिवाय बिना कुछ कहे अपना सामना कर में रख बैठ गया। शनाया को उसका बिहेव थोड़ा अलग लगा पर वो इस बात को इग्नोर कर बैठ गई। लोवसा मुंबई हिल स्टेशन 50,000 स्क्वायर फीट में फैला और पहाड़ियों से घिरा हुआ मल्होत्रा मेंशन किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। उस जगह पर यह एक अकेला मेंशन था और ऊपर से पहाड़ उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा थे। वाइट कलर के इस मेंशन को एक मॉडर्न तरीके से बनाया गया था, जहां मॉडर्न जमाने की हर तकनीकी थी। यहाँ तक कि मेंशन के अंदर एक मिनी हॉस्पिटल तक था। वही मेंशन के अंदर हॉल में दादी माँ सोनिया और रूबी मासी तीनों ही अयाना के आने का वेट कर रही थी। 10 बज गए थे पर अयाना अभी तक नहीं आई थी। तभी तीनों की कई गाड़ियां रुकने की आवाज आई। तीनों समझ गई कि अयाना आ गई है। कुछ ही देर में अयाना घर के अंदर आई। उसने तीनों की तरफ देखा तो तीनों ने अपने मुंह फेर लिए। ये देख अयाना के होठों पर मुस्कान आ गई। वो उन तीनों के पास गई और अपनी दादी के पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ, आप तीनों ऐसे मुंह क्यों फुला के बैठी हो? दादी फिर से मुंह बनाते हुए बोली, सोनी, कह दे अपनी बेटी से मैं इससे नाराज हूँ। उनकी बात सुन रूह ने सोनिया की ओर देखा और जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि सोनिया भी अपने मुंह फेरते हुए बोली, रूबी बोल दे अपनी इस लाडली से मैं इससे नाराज हूँ। अब अयाना ने रूबी की ओर लाचार नजरों से देखा तो रूबी मासी उसका चेहरा देख पिघल गई। उसने अयाना के माथे पर हाथ रख कहा, बच्चे ये दोनों आपसे नाराज है क्योंकि आप टाइम पर नहीं आते और ना ही अपना ख्याल रखते हो। रूबी मासी की बात सुन अयाना के अपनी दादी माँ को गले लगाते हुए कहा, दादी आप तीनों हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे और क्या चाहिए। और लेट आज इसलिए हो गई क्योंकि मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मुझे उसे अटेंड करने जाना था। सोनिया उसे घूरते हुए बोली, तेरी वो मीटिंग अंजलि भी हैंडल कर लेती पर कम से कम तू घर पर तो टाइम पर आ जाए कर। अयाना सोनिया का हाथ पकड़ बोली, मोम मेरे इस मीटिंग को हैंडल करना जरूरी था क्योंकि अंजलि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, वो अभी दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। उसे इस प्रोजेक्ट की इतनी जानकारी नहीं है, बस इसलिए लेट हो गई। अयाना की बात सुन सोनिया और दादी की नाराजगी थोड़ी काम हुई, पर अब भी उन दोनों का मुंह बना हुआ था। ये देख अयाना ने कुछ सोचा, फिर वहां से उठते हुए बोली, हाँ आपको ये तो दिख गया कि मैं इतना लेट आई, पर ये नहीं दिखा कि बच्ची भूखी आई है। इस पहले खाना खिला दे, बाद में इसे अपनी डांट खिला देंगे। कोई नहीं, आज डांट से ही पेट भर लेती हूँ। इतना बोल वो उदास सी शक्ल लेके उठ के जाने लगी। वही उसकी बात सुन तीनों को होश आया कि सच में उन्होंने अयाना को खाने के लिए तो बोला ही नहीं, वो भूखी होगी और वो तो सीधा उसे डांटने लग गए। सोनिया और दादी ने जल्दी से अयाना का हाथ पकड़ लिया। अयाना पीछे मुड़ी तो दादी बोली, माफ करना बेटा, तेरी फिक्र में ये तो भूल ही गई कि तू भूखी भी है, हमें माफ कर दे। उन्हें ऐसे माफी मांगते देख अयाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो जल्दी से उनके पास जाके उनके गले लगते हुए बोली, हे डोंट वरी दादी, मैं बस मजाक कर रही थी। दादी ने उसे खुद से अलग किया, फिर डाइनिंग टेबल के पास ले जाते हुए बोली, तू बातें बाद में करना, पहले खाना खा, इतनी देर भूखा रहना तेरे और बच्चे के लिए सही नहीं है, समझी। सोनिया और रूबी मासी भी किचन में चली गई। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चली गई। अयाना भी अपने कमरे में आए और शावल लेके अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और नम आंखों से बोली, बेबी यू डोंट वरी, पापा भले ही आपसे साथ रहे या ना रहे पर आपकी मम्मा आपके साथ हमेशा रहेगी। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और कुछ ही देर में वो नींद की गहराई में चली गई। इधर जुहू बीच के पास मल्होत्रा इंडस्ट्री के एम्प्लॉय के अपार्टमेंट थे, जो उन्हें कंपनी की तरफ से मिले थे। उसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट के एक कमरे में शिव अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में उसका फोन था जिसमें अयान की फोटो थी। शिव ने कुछ देर उस फोटो को देखा, फिर अपने रूम में चला गया। अगली सुबह खुराना कंपनी में शिवाय अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन में बिना ओके किए कोई घुसा। शिवाय ने गुस्से से सामने देखा तो शनाया चहकते हुए उसके पास आए और सीधा उसकी गोद में बैठ गई।
ये देख शिवाय को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने खुद के गुस्से कंट्रोल में किया और फिर ठंडेपन से बोला, क्या हुआ शनाया, ऐसे अचानक कैसे आ गई। शनाया ने चहकते हुए अपने हाथ में पकड़े कार्ड को दिखाते हुए कहा, ये देखो शिवाय, हमारी सगाई के इनविटेशन कार्ड अच्छे हैं ना। सगाई की बात सुन शिवाय के हाथ की मुठ्ठियां कस गई। अब आगे, शनाया ने चहकते हुए अपने हाथ में पकड़े कार्ड को दिखाते हुए कहा, ये देखो शिवाय, हमारी सगाई के इनविटेशन कार्ड अच्छे हैं ना। सगाई की बात सुन शिवाय के हाथ की मुठ्ठियां कस गई। उसने एक नज़र शनाया को देखा, फिर कार्ड को देख फीका मुस्कुरा कर, हाँ अच्छे है। शनाया फिर से बोली, चलो ना शिवाय, शॉपिंग करने चलते हैं, वैसे भी सगाई के दिन पास में ही है, फिर बाद में हम दोनों को टाइम नहीं मिलेगा। शिवाय काम का बहाना बनाते हुए बोला, सॉरी शनाया, मैं अभी नहीं जा सकता, ऐसा करो तुम करो लो शॉपिंग और मेरे लिए भी कर लेना। शनाया, जो पहले उसकी बात आज थोड़ी दिखी थी, पर लास्ट वाली बात सुन उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, क्या तुम मेरे पसंद के कपड़े पहन लोगे। शिवाय ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारी पसंद के कपड़े पहन लूंगा, तुम टेंशन मत लो। शनाया ने ओके कहा, फिर जल्दी से शिवाय के गाल पर किसकर वहां से चली गई। वही उसके जाते ही शिवाय जल्दी से उठा और अपने केबिन में अटैच बाथरूम में चला गया। उसने एक नज़र अपने फेस को देखा, जहां उसके गाल पर शनाया की रेड लिपस्टिक के निशान थे। शिवाय अपने गाल को पानी से रंगड़ रंगड़ के धोने लगा। उसने कम से कम 15 मिनट तक खुद के गालों को रगड़ा, जिससे इसके गाल लाल हो गए थे। कुछ देर बाद शिवाय बाहर आया और अपना काम करने लगा। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री में मीटिंग हॉल में अयाना एकटक शिव के डिज़ाइन देख रही थी। भले ही शिव ने डिज़ाइन शिवाय से ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर उससे कम भी नहीं थे। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई। अयाना ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मिस्टर शिव, 15 दिन बाद आपको ही क्लाइंट के सामने अपने प्रेजेंटेशन देना है, तो रेडी रहिएगा। मुझे इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए, मुझे किसी भी हालात में वो प्रोजेक्ट चाहिए, ओके। इतना बोल अयाना मीटिंग रूम से बाहर आ गई। वही उसके जाने के बाद सब चैन की सांस ली। अंजलि ने एक नज़र सबको देखा, फिर वो भी चली गई। लंच टाइम में अयाना, अंजलि, शिव, विशाल, अंश, ध्रुव और शिविका सब टेरेस पर थे और अपना लंच कर रहे थे। शिव ने खाना खाते हुए अयाना से कहा, आयु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खड़ूस भी हो। शिव की ये बात बोलते ही अयाना के हाथ खाते खाते रुक गए। वही अंजलि के साथ बाकी सबको हंसी आ गई। अयाना ने एक नज़र उनको घूर के देखा तो सब चुप हो गए। फिर अयाना शिव को घूर के देखते हुए बोली, तुम्हें डर नहीं लगता अपनी बॉस को, उसके मुंह पर उसे खड़ूस बोलते हुए। शिव अपने कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ तो मैंने अपनी बॉस को खड़ूस कब कहा है। सब सेहब को असमंजस में देखने लगे। विशाल बोला, अरे अभी तो बोला तुमने आयु को कि वो कितनी खड़ूस है। शिव ने आयु को देख जवाब दिया, हाँ तो मैंने आयु को कहा कि वो खड़ूस है, बॉस को कब कहा। रूह अपनी आंखें छोटी कर शिव को देखते हुए बोली, तो फिर मैं कौन हूँ। शिव वैसे ही नॉर्मली बोली, तुम तो मेरी दोस्त हो। शिव की बात सुन सब थोड़ा सवालिया नजरों से शिव को देख रहे थे। शिव ने पानी का ग्लास उठाया और पी के बोला, देखो आयु, मेरी बॉस ऑफिस के टाइम पर है और अभी लंच टाइम है, तो अभी ये सिर्फ मेरी दोस्त है, तो मैं अपनी दोस्त को कुछ भी बोल सकता। उसकी बात सुन सबके होंठों पर मुस्कान आ गई। वही आयु भी लंच टाइम में आना, अंजलि, शिव, विशाल, अंश, ध्रुव और शिविका सब टेरेस पर थे और अपना लंच कर रहे थे। शिव ने खाना खाते हुए अयाना से कहा, आयु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खड़ूस भी हो। शिव की ये बात बोलते ही अयाना के हाथ खाते खाते रुक गए। वही अंजलि के साथ बाकी सबको हंसी आ गई। अयाना ने एक नज़र उनको घूर के देखा तो सब चुप हो गए। फिर अयाना शिव को घूर के देखते हुए बोली, तुम्हें डर नहीं लगता अपनी बॉस को, उसके मुंह पर उसे खड़ूस बोलते हुए। शिव अपने कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ तो मैंने अपनी बॉस को खड़ूस कब कहा है। सब सेहब को असमंजस में देखने लगे। विशाल बोला, अरे अभी तो बोला तुमने आयु को कि वो कितनी खड़ूस है। शिव ने आयु को देख जवाब दिया, हाँ तो मैंने आयु को कहा कि वो खड़ूस है, बॉस को कब कहा। रूह अपनी आंखें छोटी कर शिव को देखते हुए बोली, तो फिर मैं कौन हूँ। शिव वैसे ही नॉर्मली बोली, तुम तो मेरी दोस्त हो। शिव की बात सुन सब थोड़ा सवालिया नजरों से शिव को देख रहे थे। शिव ने पानी का ग्लास उठाया और पी के बोला, देखो आयु, मेरी बॉस ऑफिस के टाइम पर है और अभी लंच टाइम है, तो अभी ये सिर्फ मेरी दोस्त है, तो मैं अपनी दोस्त को कुछ भी बोल सकता। उसकी बात सुन सबके होंठों पर मुस्कान आ गई। वही आयु भी मुस्कुरा उठी। सबने हंसी मजाक कर अपना लंच किया और फिर अपने काम में लग गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब शिवाय और शनाया की सगाई में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। आज संडे था तो अयाना घर पर ही थी। उसके साथ ही रोहित और अंजलि भी मल्होत्रा मेंशन आए हुए थे।
अंजलि और अयाना स्टडी रूम में थे और रोहित रूबी मासी के साथ आज किचन में उनकी हेल्प कर रहा था। सोनिया और दादी हाल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक गार्ड आया और अपना सर झुका के सोनिया से बोला, सोनिया मैम, शिवाय सर और पूरी खुराना फैमिली आए हैं, वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। शिवाय और शनाया का नाम सुन सोनिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तभी दादी गुस्से से बोली, मेरी बच्ची की खुशियां छिन के इन्हें चैन नहीं मिला, अब क्यों आए हैं ये लोग। इधर बाहर मेंशन के कम से कम 1 किलोमीटर पहले ही उसका दरवाजा था, जिससे मेंशन बस थोड़ा ही नजर आता था। वहां से मेंशन को पूरा देख पाना मुश्किल था। वही बाहर खड़ी खुराना फैमिली बस थोड़े से नजर आ रहे मल्होत्रा मेंशन को देख रहे थे। रोहिणी शनाया की मोम अपने सामने बड़े ही दरवाजे को देखते हुए बोली, ये दरवाजा इतना आलीशान है तो घर कैसा होगा। सच में ये अयाना तो काफी अमीर है। तभी मिस्टर आशुतोष उन्हें टोकते हुए बोले, क्या कर रही हो रोहिणी, कम से कम यहाँ तो अच्छे से बिहेव करो, देखो सभी तुम्हें देख रहे थे। रोहिणी ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो वहां खड़े सारे गार्ड्स उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये देख उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। वही बलराज खुराना, युवराज शनाया और मिस्टर आशुतोष खुराना खुद भी काफी हैरानी से अपने सामने बड़े से दरवाजे को देख रहे थे, क्योंकि दरवाजा इतना आलीशान था कि उसकी कीमत लगा पाना मुश्किल था। शायद उस दरवाजे की कीमत उनके पूरे बंगले जितनी थी। शिवाय साइड में खड़ा था, उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था। इधर मेंशन में दादी ने गुस्से से कहा, जाओ जाके बोल दो उन्हें, हमारे घर में बेकार लोगों का आना मना है, कोई जरूरत नहीं है उन्हें अंदर लाने की। गार्ड ने सर हिलाया और जाने लगा कि तभी सोनिया ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। सोनिया की आवाज सुन गार्ड रुक गया। सोनिया ने दादी की ओर देखा, बोली, माँ आपको नहीं लगता हमें एक बार उनसे मिलना चाहिए, वैसे ही अपने जमीर बेचे हुए लोगों की एक बार शक्ल देखनी है मुझे। दादी ने कुछ सोचा फिर हाँ में सर हिला दिया। सोनिया ने गार्ड को देखा और बोली, जाओ और अंदर ले आओ उन्हें। गार्ड ने सर हिलाया और वहां से चला गया। अब आगे। सोनिया ने दादी की ओर देखा, बोली, माँ आपको नहीं लगता हमें एक बार उनसे मिलना चाहिए, वैसे ही अपने जमीर बेचे हुए लोगों की एक बार शक्ल देखनी है मुझे। दादी ने कुछ सोचा फिर हाँ में सर हिला दिया। सोनिया ने गार्ड को देखा और बोली, जाओ और अंदर ले आओ उन्हें। गार्ड ने सर हिलाया और वहां से चला गया। गार्ड बाहर आया और एक कार बैठ मेन दरवाजे की ओर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वो मेन दरवाजे के पास आया और कार से उतर वहां खड़े गार्ड से बोला, इन्हें अंदर आने दो। गार्ड ने सर हिलाया और फिर 4 गार्ड ने मिलकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही खुराना फैमिली की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाजे से लेके मेंशन तक लंबा सा फाउंटेन था। लगभग 1 किलोमीटर का वो फाउंटेन उस मेंशन की अलग ही शोभा बढ़ा रहा था। सब अपनी आंखें फाड़े हैरान होकर उसे देख रहे थे। वही शिवाय बस चुपचाप वहां खड़ा था। अभी वो लोग देख ही रहे थे कि उनके सामने 2 कार आके रुकी। सब हैरानी से एक दूसरे को देखा। तभी एक गार्ड उनसे बोला, आप लोग इसमें बैठ जाए, रास्ता 1 किलोमीटर का है, मेंशन तक हम कार से जाएंगे। सब ने बस अपनी मुंडी हिला दी। एक कार में मिस्टर बलराज, मिस्टर आशुतोष और युवराज बैठ गए और दूसरी कार में शिवाय, शनाया और रोहिणी बैठ गए। उनके आगे एक गार्ड की कार और चल रही थी। सब आंखें फाड़े कार से बाहर देख रहे थे। फाउंटेन के पास लगी मूर्तियां एक से बढ़कर एक यूनिक पीस थी। उस एक मूर्ति की कीमत कम से कम 50 लाख के बराबर थी और ऐसी मूर्तियां कम से कम उस फाउंटेन के आसपास लगभग 100 थी। ऐसा फाउंटेन खुराना फैमिली ने अपनी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था। तभी उनकी कार रुकी। सब कार से बाहर आए पर अपने सामने खड़े सफेद मेंशन को देख रोहिणी बेहोश होके की कगार पर आ गई थी। वही शनाया की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वही मिस्टर बलराज, आशुतोष खुराना और युवराज, वो तीनों भी बस एक टक मेंशन को देख रहे थे। इस मेंशन को देख उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद ही इतना खूबसूरत और आलीशान घर किसी का होगा। जब गार्ड ने उन सब को ऐसे देखा तो उसने अपना सर हिला दिया। उसके लिए ये कोई नई चीज नहीं थी, यहाँ आने वाले हर एक शख्स का रिएक्शन ऐसा ही होता है। उसने उनके पास आके बोला, प्लीज अंदर चलिए। उस गार्ड की आवाज से सब होश में आए। सबने उस गार्ड को देखा, फिर उसने पीछे पीछे चल दिए। गार्ड ने घर के बाहर आके बेल बजाई। थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट ने आके दरवाजा खोला। गार्ड उन्हें लेके अंदर आया और फिर अपना सर झुका के वहां से चला गया। वही खुराना फैमिली तो बस घर को ताड़ने में बिजी थी। जितना उन्होंने नहीं सोचा था उतना वो घर अंदर से खूबसूरत था। जितनी इसकी खूबसूरती बाहर से थी उससे 1000 गुना ज्यादा ये अंदर से खूबसूरत था। हर एक चीज यूनिक से यूनिक थी। ऐसी चीजें तो शायद ही मार्केट में दूसरी मिले। सब अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी दादी की आवाज आई, क्या यहाँ सिर्फ घर देखने के आए हैं आप सब?
उनकी आवाज सुन सब होश में आए। सबने उस तरफ देखा तो सोफे पर दादी और सोनिया बैठे हुए थे। वही सोनिया और दादी को देख शिवाय आगे बढ़ा, पर तभी सोनिया ने उसे अपना हाथ दिखा के वही रोकते हुए कहा, वही रुक जाओ मिस्टर शिवाय रस्तोगी, हम अनजान लोगों को अपने पास नहीं आने देते, इसलिए हमसे कम 10 कदम की दूसरी बनाए रखे। सोनिया की बात सुन शिवाय के पांव रुक गए। उसने एक नज़र सोनिया को देखा, फिर अपने कदम पीछे ले लिए। तभी उसकी नज़र लिफ्ट से बाहर आती हुई अयाना और अंजलि पर पड़ी। अयाना को देख शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे से अभी ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद उसे सुकून मिला हो। वही शिवाय को देख अयाना के कदम कुछ पल के लिए रुक गए, पर उसने खुद को संभाला और अंजलि के साथ वहां आ गई। वही अब तक किचन से रूबी मासी और रोहित भी आ गए थे। रोहित और शिवाय की नजरें जैसे ही मिली, शिवाय हल्का सा मुस्कुरा कर उसकी ओर बढ़ा, पर रोहित ने अपना चेहरा फेर लिया। ये देख शिवाय ने अपने कदम पीछे ले लिए। वो अपना सर झुका के खड़ा हो गया। सोनिया ने एक नज़र सबको देखा, फिर अपनी कड़क आवाज में बोली, जो बोलना है जल्दी बोलिए, मुझे अपने घर में अनजान लोगों का रहना पसंद नहीं है। उसकी बात सुन खुराना फैमिली को गुस्सा तो बहुत आया, पर सब ने खुद को शांत किया। मिस्टर बलराज खुराना ने एक नज़र अयाना को देखा, जो बिना किसी भाव के वहां खड़ी थी। मिस्टर बलराज खुराना सोनिया को देख बोले, सोनिया, शनाया चाहती है कि उसकी और शिवाय की सगाई में तुम सब भी आओ। अब आखिर तुम मानो या ना मानो, आखिर है तो हम एक परिवार ही, आखिर अयाना खुराना का ही खून है, तो अब हमें सब कुछ भूल कर मिलकर रहना चाहिए। हम अयाना ने जो किया वो भूल जाएंगे, और तुम बरसों पहले हमने जो किया वो भूल जाना। इतना बोल वो बेशों की तरह मुस्कुरा दिए। वही शिवाय और शनाया की सगाई की बात सुन सबको शौक लगा। शिवाय अयाना के, वो अब भी बिना किसी भाव के वहां से खड़ी थी। वही शनाया ने जब अयाना को ऐसे देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अयाना के चेहरे पर दर्द देखना चाहती थी। वो आगे आए और अयाना के पास सामने खड़े होते हुए बोली, दी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है। आखिर आपकी बहन की सगाई आपके हस्बैंड, ओह सॉरी मेरा मतलब है कि एक्स हस्बैंड से हो रही है, तो आपको दुख तो होगा ही, पर दी मैं क्या कर सकती हूँ। अब शिवाय मुझसे प्यार करते हैं और आपसे नहीं, आपसे शादी उन्होंने मजबूरी में की थी। सोनिया आंटी ने उन्हें जबरदस्ती आपके साथ एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया तय जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बस इसलिए वो इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद हो गए। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा और प्लीज़ हमारी सगाई में आइएगा। इतना बोल वो अयाना चेहरे की ओर देखने लगी। अब आगे वही शनाया ने जब अयाना को ऐसे देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अयाना के चेहरे पर दर्द देखना चाहती थी। वो आगे आए और अयाना के पास सामने खड़े होते हुए बोली, दी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है। आखिर आपकी बहन की सगाई आपके हस्बैंड, ओह सॉरी मेरा मतलब है कि एक्स हस्बैंड से हो रही है, तो आपको दुख तो होगा ही, पर दी मैं क्या कर सकती हूँ। अब शिवाय मुझसे प्यार करते हैं और आपसे नहीं, आपसे शादी उन्होंने मजबूरी में की थी। सोनिया आंटी ने उन्हें जबरदस्ती आपके साथ एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया तय जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बस इसलिए वो इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद हो गए। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा और प्लीज़ हमारी सगाई में आइएगा। इतना बोल उसने सगाई का कार्ड अयाना के सामने बढ़ा दिया। वही शनाया की बात सुन अयाना ने एक नज़र वहां खड़े शिवाय को देखा, जो उसे ही देख रहा था। फिर उसने शनाया को देखते हुए कहा, मिस शनाया, आप इतनी दूर से यहाँ तक अपने सहपरिवार के साथ मुझे इनवाइट करने आए हैं। डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगी आप दोनों की सगाई में। इतना बोल उसने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। फिर उसने शनाया को देखते हुए कहा, और रही बात मुझसे मजबूरी में रिश्ता जोड़ने की, तो मिस शनाया, अयाना मल्होत्रा आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी। ना तो उसमें कोई बदलाव आया और ना ही कभी आएगा। वैसे भी मैं बीते हुए कल में विश्वास नहीं रखती, मुझे बस आज और आने वाले कल से मतलब होता है। मेरे लिए बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता। ओके, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपसे नाराज हूँ, बिल्कुल नहीं। इतना बोल उसने एक नज़र खुराना फैमिली को देखा और जाके सोफे पर बैठ गई। वही अयाना के पीछे खड़ी अंजलि ने एक नज़र शनाया को देखा, जो सोफे पर बैठी अयाना को घूर रही थी। ये देख अंजलि के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने खुराना फैमिली की ओर देखा, जहां सब पूरे घर को देखने में बिजी थे। उसने टॉट करते हुए शनाया से कहा, शनाया, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग सिर्फ सगाई का कार्ड देने आए थे, क्योंकि आप सबका ध्यान तो कहीं और ही है। अंजलि की कही हुई बात कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि पूरी खुराना फैमिली बस घर को देखे जा रही थी। वही शनाया बस अयाना को, क्योंकि उसे लगा था कि शिवाय के उसे छोड़ के जाने के बाद अयाना टूट गई होगी, हार गई होगी। पर यहाँ तो कुछ और ही था। कहा अयाना पहले शिवाय के साथ उसके उस छोटे से फ्लैट में रहती थी, और कहा अब वो इतने बड़े आलीशान महल में रहती है। कहा अयाना के चेहरे पर उसे उदासी और मायूसी की जगह एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था।
और इन सब बातों से वो अंदर ही अंदर जल जल के राख हो चुकी थी। सोनिया ने मिस्टर आशुतोष खुराना की ओर देखा जो बड़े गौर से घर को देख रहे थे। ये देख सोनिया के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। उसने हल्के से तंज कसते हुए कहा, मिस्टर आशुतोष खुराना, अगर आपका हो गया हो तो आप सब यहाँ से जा सकते हैं। उसकी आवाज़ सुन सबका ध्यान उस तरफ चला गया। वही सोनिया की बात सुन मिस्टर बलराज खुराना अपनी कड़क आवाज में बोले, सोनिया जरा संभल के बोलो, क्या तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो? सोनिया ने एक तीखी नज़र मिस्टर बलराज खुराना पर डाली और अपने दांत पिसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, बिल्कुल नहीं मिस्टर बलराज खुराना, हम आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं, और अगर कभी गलती से भूलने की कोशिश भी करें तो आपकी ये मनहूस शक्लें और हरकतें हमें आप लोगों को भूलने ही कहा देती है। सोनिया की बात सुन मिस्टर बलराज खुराना को काफ़ी इंसल्ट फील हुई। वो गुस्से से सोनिया को देख चिल्लाए, सोनिया। तभी एक कड़क आवाज़ ने सबकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। आवाज़ नीचे रखिए मिस्टर बलराज खुराना। इस आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि एक पल को सोनिया और दादी के साथ साथ शिवाय और रोहित ने भी माथे पर पसीने आ गए। सबने आवाज़ की ओर देखा जहां अयाना खड़ी थी। अयाना को देख एक पल को शिवाय के कदम भी पीछे हो गए। अयाना का ऑरा इस वक्त ऐसा था कि हर इंसान वहां बैठे पसीने आ रहे थे। अयाना अपने कोल्ड ऑरा के साथ मिस्टर बलराज खुराना के सामने आए और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, ये आपका घर या कोई मच्छी बाजार नहीं है, ये मल्होत्रा मेंशन है और यहाँ सिर्फ एक इंसान की आवाज़ ऊंची हो सकती है और वो मैं हूँ। इसलिए अगली बार अपनी आवाज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, वरना शायद फिर रिश्ते मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इतना बोल वो पलट के वहां से जाने लगी, पर पलटने से पहले उसकी नज़र शिवाय पर जरूर गई थी जो साइड में खड़ा था। उसका सर झुका हुआ था और ये देख अयाना की आंखों में नमी आ गई। पर उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए वहां खड़े एक गार्ड से अपनी कड़क आवाज में कहा, श्याम, जब मैं वापस नीचे आऊं तब तक मुझे यहाँ कोई बाहर वाला नजर नहीं आना चाहिए, वरना याद रखना फिर तुम कभी भी इस महल में नजर नहीं आओगे। इतना बोल वो सीढ़ियां चढ़ ऊपर जाने लगी। वही श्याम, जिसकी हालत तो अयाना के मुंह से अपना नाम सुन ही हो गई थी, पर अयाना की पूरी बात सुन वो घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, ओके बॉस। इतना बोल वो जल्दी से खुराना फैमिली के पास आया और बोला, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। पर मिस्टर बलराज खुराना, जिनकी इतनी इंसल्ट हो गई थी, वो गुस्से से बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। इतना बोल वो वहां से बाहर चले गए और उनके पीछे पीछे मिस्टर आशुतोष खुराना और युवराज भी चले गए। वही जाते हुए युवराज की नज़र सीढ़ियों पर चढ़ रही अयाना पर थी। अब आगे, अब वहां शनाया, शिवाय और रोहिणी ही बचे थे। वही रोहिणी तो अब भी वहां रखी एंटिक चीजों को छू के देख रही थी। ये देख दादी ने कहा, रोहिणी, घर ले जाना का इरादा है क्या? दादी की बात सुन रोहिणी झेप गई और फिर एक जबरदस्ती की स्माइल देते हुए दादी को देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वही शिवाय जाती हुई अयाना को देख रहा था, पर अयाना ने एक बार भी मुड़ के शिवाय को नहीं देखा। तभी शिवाय के किथे पर किसी ने हाथ रखा। शिवाय ने मुड़ के देखा तो शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवाय चले। शिवाय ने एक नज़र फिर से अयाना को देखा जो अब तक अपने रूम में जा चुकी थी। उसने धीरे से हाँ में सर हिल दिया। उसने जाने से पहले एक नज़र सबको देखा, फिर वहां से चला गया। वही रोहिणी भी उनकी पीछे पीछे बाहर आ गई। वो जैसे ही बाहर आए उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और सेल्फी लेने लगी। ये देख एक गार्ड जल्दी से उनके पास आया और उन्हें रोकते हुए बोला, सॉरी मैम, पर आप यहाँ सेल्फी नहीं ले सकती। उस गार्ड की बात सुन रोहिणी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों नहीं ले सकती? गार्ड ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैम, हमारी बॉस ने मना किया है, कोई भी अनजान इंसान यहाँ सेल्फी नहीं ले सकता, प्लीज। अब मिस्टर आशुतोष उस गार्ड ने पास आके बोले, अनजान? हम अनजान लोग नहीं हैं, हम अयाना के परिवार के लोग आए और मैं उसका बाप हूँ, बेटी है वो मेरी, समझे, इसलिए इस घर का और तुम्हारा मालिक मैं भी हूँ। मिस्टर आशुतोष की बात सुन गार्ड हल्का सा मुस्कुराया और फिर मिस्टर आशुतोष से बोला, सर, सिर्फ खून होने से कोई बाप नहीं बन जाता, बाप के फर्ज भी निभाने पड़ते हैं। आज ये आलीशान घर देख आपको आपका रिश्ता याद आ गया, पर माफ़ कीजिएगा, हमारे लिए इस घर में रहने वाले लोग और उनके दोस्त ही बॉस के परिवार वाले हैं, बाकी के लिए हमारे लिए सब अनजान हैं, इसलिए प्लीज़ अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इतना बोल गार्ड वहाँ से दूसरी साइड चला गया। उस दिन पार्टी में ये गार्ड भी था, इसलिए इसे सब पता था। वही उस गार्ड की बात सुन मिस्टर आशुतोष खुराना का खून खोल गया। उन्होंने अपने दांत पिसते हुए कहा, ये 2 टेक का गार्ड मुझे सुन के चला गया। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये आशुतोष खुराना के सामने बोल सके? ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। बस एक बार इसकी ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ जाए, फिर इस लड़की को और इसकी माँ को अच्छे से सबक सिखाऊंगा।
मिस्टर बलराज आशुतोष खुराना के कंधे पर हाथ रख बोले, अभी के लिए शांति रखो आशु, इसने आज हमारी इंसल्ट की है ना। जिस दिन ये पार्टी में आएगी ये हमेशा उस दिन को याद रखेगी, थोड़ा सब्र से काम लो। उनकी बात सुन मिस्टर आशुतोष खुराना ने हाँ में सर हिलाया। एक गार्ड उनके पास आया और कार की ओर इशारा कर बोला, आइए बैठिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मिस्टर बलराज खुराना ने अपनी कड़क आवाज में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। इतना बोल वो आगे बढ़ गए, वही बाकी सब उनके पीछे पीछे हो लिए। वही रोहिणी मन ही मन बुदबुदाए, अरे जब कार थी तो ऐसे पैदल जाने का क्या फायदा, ना जाने इस बुढ़ापे में इस बूढ़े का दिमाग घास चरने जाता है क्या। इधर वहां से जाते जाते शिवाय ने एक नज़र पीछे मुड़ के ऊपर की ओर देखा, जहां उसे अयाना नजर आई जो बालकनी में खड़ी उसे ही देख रही थी। ये देख शिवाय ने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया, पर अयाना उसे वैसे ही देखती रही। पर कोई और भी था जिसने अयाना को देख लिया था, शनाया जो शिवाय के बगल में चल रही थी। जब उसने देखा कि शिवाय पीछे की ओर देख रहा है तो उसने भी शिवाय की नज़रों का पीछा करते हुए पीछे देखा तो उसे भी अयाना नजर आ गई। उसे उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया, पर शिवाय को जल्दी से आगे देखते देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने एक नज़र फिर से अयाना को देखा जो अभी भी शिवाय को ही देख रही थी। ये देख वो शिवाय के थोड़ा करीब गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बिल्कुल चिपक गई। शिवाय ने भी उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलता रहा। वही जैसे ही शनाया ने शिवाय का हाथ पकड़ा था वैसे ही अयाना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे पलट के देखा तो अंजलि के साथ साथ रोहित भी खड़ा था। अयाना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों यहाँ। अंजलि ने एक नज़र जाते हुए शिवाय और शनाया को देखा, फिर अयाना से बोली, आयु तू तो कभी भी गुजरे हुए पल को मुड़ के नहीं देखती, फिर आज तेरी आंखों में अपने फास्ट को देखा, आंसू क्यों है। अयाना ने नम आंखों से अंजलि को देख के कहा, कुछ भूला हुआ कल ऐसा होता है अंजू के हम चाह के उसे नहीं भूल सकते। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं पर मैं शिवाय को नहीं भुला सकती। अंजलि उसे देख उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और उसे दिए हुए धोखे को उसका क्या वो भुला देगी। अंजलि की बात सुन अयाना ने कस के अपनी आंखें बंद कर कहा, नहीं जानती अंजलि, पर जब जब शिवाय की आंखों में देखती हूँ मुझे कुछ अजीब सा नजर आता है, जैसे मेरा शिवाय बहुत ही मजबूर हो, जैसे वो ना जाने कैसी मजबूत बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।